स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज आपको हम कक्षा 12 का हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर जो 2022 में आया था, इस पेपर को समझाने जा रहे हैं। इसी पेपर के आधार पे, इसी पैटर्न के आधार पे आपको 2023 में सामान्य हिंदी का पेपर आएगा, क्लास 12 का, इंटरमीडिएट का। तो आप इसको जो है अगर अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो इसके आधार पे आप लोग जो है हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जब पेपर मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 102, यानी कि ये हिंदी का कोड है, विषय कोड है, तो 102 यहाँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 302 DT लिखा हुआ है, तो आपको कॉपी में इसको भरना पड़ेगा। इसको जो है खुद उसमें कॉपी में ऑप्शन दिया होगा उसमें, तो उसमें आपको भरना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का जो पेपर रहेगा, और हिंदी का जो पेपर रहेगा आपका इंटर में, वो 100 नंबर के लिए पेपर रहेगा। नोट कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट जो है ये दिया गया है, आपको प्रश्न पत्र को आसानी से आराम से इसको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये है कि जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है पहले उसको लिखना होता है। निर्देश में पहला लिखा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है, यानी कि 2 भागों में खंड क और खंड ख में इसको विभाजित किया गया है। सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितना भी प्रश्न है आपको जो है अनिवार्य इसको हल करना है। तो खंड क में देखते हैं, ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, इसको देखते हैं। पहला ही लिखा हुआ है, पहला का क, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद बर्नर की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। चारों में से खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा हम लोग का जो चंद छंद बर्नर की महिमा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि इसको हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा जो बालकृष्ण भट्ट लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ग लिखा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन दिया है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। चारों में से गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। घ दिया है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, यानी कि अतीत के चलचित्र जो है किस विधा की रचना, ये हमसे पूछ रहा है। जीवनी, संस्मरण, निबंध, कहानी, इसमें से क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अतीत के चलचित्र जो है संस्मरण है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंग जो दिया है जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर संपर्णानंद, इन्होंने ही जीवन और दर्शन की रचना की है। पहला में जो है 5 देगा आपको एक नंबर के लिए। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में 5 रहेगा। क लिखा हुआ है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। भवानी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय, नागार्जुन। यानी हरी घास पर क्षण, इसका रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो घ दिया है अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय नाम है। इन्होंने ही हरी घास पर क्षण भर की रचना किया है। घ लिखा है हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी इसमें चारों में से चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्राधार, वैदेही वनवास, चारों में से हरिऔध की कृति नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए चुभते चौपदे ये भी हरिऔध जी की है, प्रिय प्रवास भी हरिऔध जी की है, वैदेही वनवास भी हरिऔध जी की है, और चित्राधार ये हरिऔध जी की नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्राधार, सही ऑप्शन हो जाएगा चित्राधार। ग लिखा है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, आचार्य केशवदास। चारों में से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सूरदास जी हैं, यही साहित्य लहरी के रचयिता हैं। ठीक है, घ लिखा है कि नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, मतलब किस कृति से लिया गया है। ऑप्शन दिया है गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। तो नौका विहार जो है हम लोग गुंजन से लिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुंजन। अंग लिखा है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र।
चारों में से कौन दूसरा सप्तक के कवि हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, यही दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो आपको जो है पहला में 5 मिलेगा, एक नंबर के लिए 5 नंबर का ये हो गया। दूसरा में देखिए 5 नंबर के लिए मिलेगा, तो 5 5 10 नंबर का हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न लिखा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है, ये गद्यांश है, इसको आपको उत्तर देना है। ये आपको जो है 10 नंबर के लिए रहेगा। पहले आप आराम से इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम खुद समझ में आ जाएगा कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। पहले यही कह रहा है हमको कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हम लोग का जो है तेजस्वी मन के संपादित अंश के पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो इसमें यहाँ पे गद्यांश में लिखेंगे हम लोग, पहला हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे गद्य गरिमा में तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे जो रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात कर रहा है इसको अपने भाषा में लिखना है, तो इसको लिख देंगे। बाकी तीनों प्रश्न दिया है, इन तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। आराम से इसको देख कर पढ़ेंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो अथवा करके दिया है, अथवा मतलब दोनों में से किसी एक को बनाना है। ये अथवा लिखा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके जो दिया है ये किस पाठ से लिया गया है, यहाँ लिखा है, ये वो बताना पड़ेगा। तो देखिए ये हम लोग को जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। बाकी ये प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आप इसमें जो है मिल जाएगा। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये आपको जो है दोनों में से कोई एक लिखना है, 10 नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, चौथा देखते हैं यहाँ पे। अब आ गया निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। वो गद्यांश था, ये हम लोग का पदांश आ गया है। पदांश में देखिए यहाँ लिखा है जल पंतर पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ये लिखा है। तो ये पूछ रहा है, पहले हमको जो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस पाठ से है, इसके जो रचयिता कौन है। तो पहले खुद कह रहा है कि उपयुक्त पदांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो ये हम लोग को जो है कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके कवि हैं, कवि बोलेंगे इसको, जो पद में होते हैं वो कवि होते हैं, तो कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसके लिख लेंगे। बाकी जो भी प्रश्न है इसमें छिपा हुआ है, इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो अथवा करके यहाँ दिया है, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। यह नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, यानी ये पदांश जो है किस पाठ से लिया गया है तो बताना है, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हम लोग को श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें उपयुक्त हेडिंग देकर संदर्भ लेकर हेडिंग और इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप ध्यान से इसको लिख सकते हैं। ये भी आपको जो है 10 नंबर के लिए मिलेगा, चौथा प्रश्न। आगे यहाँ देखते हैं लोग पांचवा आपको जो है जीवन परिचय लिखना है कि निम्नलिखित में से किसी एक का, यहाँ खुद लिख दिया, 1 3 जो दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से किसी एक का लिखना है और 3 + 2 यानी 5 नंबर के लिए मिलेगा आपको। 5 नंबर किस लिए मिलेगा तो देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय देना है, उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। कम से अधिकतम लिखा गया है 80 शब्द में, मतलब अधिक से अधिक जो है 80 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। आप लोग APJ अब्दुल कलाम को अच्छे से याद कर लेंगे, इसके बारे में अक्सर हर साल ये आता रहता है, इनका जीवन परिचय। ख जो दिया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ लेखक है, यहाँ पे कवि हैं, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि इनको जीवन परिचय भी लिखना है और साहित्यिक परिचय के अलावा आपको एक रचना का उल्लेख भी करना है। ये भी आपको जो है 80 शब्द अधिकतम होना चाहिए और 3 और 2 5 नंबर के लिए मिलेगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से किसी एक का ही लिखना है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचना का उल्लेख करना है। तो अक्सर इसमें जो है जयशंकर प्रसाद का, दिनकर जी का जो है अक्सर आता रहता है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। हो गया। जो ये 6 नंबर है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, यानी पंचलाइट और बहादुर कहानी है उसका सारांश लिखना है। अधिकतम जो है 80 शब्द में होना चाहिए। ठीक है,
अगर इन दोनों को नहीं याद है तो अथवा करके ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सारांश अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। सारांश का मतलब लंबा चौड़ा हो जाता है, उससे बेहतर होता है उद्देश्य लिखना। उद्देश्य कहानी का क्या कहने का अर्थ है, मतलब है, ये उद्देश्य सिंपल होता है, तो ध्रुव और बहादुर को लिख सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित खंड काव्य यानी कि आपके जिले में किस खंड काव्य को पढ़ाया जाता है उसी के बारे में लिखना है और अधिकतम जो 80 शब्द में लिखना है। यहाँ पे देखिए तो मुक्ति यज्ञ ये जो है नहीं, लेकिन रश्मि रथी जो है कुशीनगर जिले में, देवरिया जिले में, गोरखपुर जिले में, ये रश्मि रथी के बारे में पूछता है। तो रश्मि रथी को ही आपको कुशीनगर वाले, देवरिया और गोरखपुर में इसको लिखना होता है। तो रश्मि रथी खंड काव्य के अनुसार पंचम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, यानी 5वां जो सर्ग है उस कहानी को संक्षेप में लिखना है। अथवा दिया है रश्मि रथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, जो उनके नायक हैं उनके बारे में लिखना है। तो ये सिंपल होता है, इसको जो है आपको लिख सकते हैं याद करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है खंड क खत्म हो गया, अब खंड ख में आते हैं। खंड ख लिखा हुआ है 8वां का क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। अथवा करके एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया है, तो इसको यहाँ पहले देखते हैं हम लोग। लिखा है कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यानि कदापि भ्रश्यन्ति। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखेंगे संदर्भ की, दिए गए संस्कृत गद्यांश हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ये संदर्भ हो जाएगा। इसमें लेखक नहीं होते हैं लोग। अब अगला हेडिंग आप लिखेगा, हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा अगला हेडिंग। तो यहाँ लिखेंगे, इसका अर्थ देखते हैं महापुरुषा का। तो ये होगा इसका महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यानि कदापि भ्रश्यन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा महापुरुष सांस्कारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य के कदापि विचलित नहीं होते। यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। देश सेवानुरक्ति युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थानीय न शिकनोत। इसका होगा राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्र नायक स स्वपि देशस्य स्वतंत्र ग्रामीण। तो इसका होगा हम लोग का पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्या त्रयोदशितमे कांग्रेस विधानसभ्यम अक्षपदकृत्या। आगे होगा किसमें कि दिल्ली, देहल्या मतलब दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रूलेट एक्ट इत व्याख्याम विरोधस्य ओजस्वी चता अंग्लेशम भीतम जाता, यानी कि रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुबराम कारागारे निक्षितोपि अयम वीरम देश सेवाव्रतम न त्यजत्रम। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसको देखते हैं हिंदी अनुवाद। ये इसका क्या होगा, सबसे पहले यहाँ लिखा गया हंस मृदयाय संस्कृताभ्यम। इसको भी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे यहाँ दिया गया है, ये दोनों में आपको जो है कोई एक ही करना है और 7 नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ ख दिया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इसका हिंदी में हमको अनुवाद करना है। श्लोक दिया है, पहला दिया विद्या विद्यायाम धनम मदया शक्ति परेशाम परिप्रीण्याम खलस्य असाधो विपरीत मेतजन्याम दन्याम च रक्षण्याम। ये हम लोग का एक श्लोक दिया है। इस श्लोक को जो है हमको ससंदर्भ लिखना है। तो पहले संदर्भ इसको लिखेंगे हम लोग। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। बस ये हो गया। अब अगला हेडिंग रहेगा हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखिए क्या होता है इसका,
यहाँ लिखा कि विद्या विद्यायाम धनम मदयाम शक्ति परेश्याम परिपीड़नाय। तो इसका अर्थ होगा दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। खलस से साधो विपरीत त्रिणयम दनयाम च रक्षयाम। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। इसका ये हम लोग का जो अर्थ हो जाएगा। अगला यहाँ लिखा है जयंते ते महाभाग्याम जनसेवाम पड़याम जरा भृत्यभ्यम नास्तिभ्य येषा कृत्याने क्वचित। इसका भी संस्कृत हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका देखिए, इसका भी अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है संदर्भ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारे संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद देखिए कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि जयंती ते महाभागा जनसेवा प्रयाणम। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी अनुवाद होगा जनसेवा में प्राणायाम वे व्यक्ति जयशील होते हैं जिनके यशस्वी रूप शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है। जरा मृत्यु में नास्तिम येषाम कृत्यम क्वचित। इसका होगा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसका अनुवाद हो जाएगा हिंदी अनुवाद। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोनों में से किसी एक को बनाना है आपको। ये भी आपको जो है 7 नंबर के लिए रहेगा। 2 नंबर मिलेगा संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर मिलेगा हिंदी अनुवाद के लिए। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी इसका अर्थ भी लिखना है, किसी एक का ही लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो हम बता दे रहे हैं अपने पैरों पर खड़े होना। इसका पहले यहाँ लिखेंगे हेडिंग अर्थ। यहाँ लिखेंगे हम लोग हेडिंग अर्थ। अर्थ क्या होगा? अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना इसका अर्थ होगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मतलब मैं स्वयं जो है कोई काम करना चाहता हूँ, मैं स्वयं जो है जॉब करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ। दूसरा यहाँ लिखा है कि उल्टी गंगा बहना। चारों में से किसी एक का लिखना है, लेकिन हम सब बता दे रहे हैं। उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ होगा उल्टा काम करना। उल्टी गंगा बहना मतलब उल्टा काम करना। अब इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे हेडिंग में। तो वाक्य प्रयोग होगा दुर्वासा ऋषि के क्रोध को शांत करना उल्टी गंगा बहाना है। ठीक है। गुलर का फूल होना। गुलर का फूल का मतलब ये बहुत जो है कम दिखाई देता है। तो इसका अर्थ होगा दिखाई न पड़ना। दिखाई न पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे हेडिंग देकर आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गुलर के फूल के समान है। यानी कि आज के युग में लक्ष्मण के जैसा भाई मिलना गुलर का फूल के समान है। अगला लिखा है कि मक्खन लगाना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। अगला हेडिंग यहाँ पे रहेगा, वाक्य में प्रयोग होगा मैं अपने कामों के लिए किसी को भी मक्खन नहीं लगाता हूँ। इसका ये हो जाएगा। तो आपको चारों में से किसी एक का ही करना है। 1 नंबर किसी एक का ही अर्थ भी लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो 1 नंबर अर्थ के लिए, 1 नंबर वाक्य प्रयोग के लिए 2 नंबर मिल जाएगा। 10वां का क जो दिया है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ दिया गया इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे चंद्रोदय, चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। चंद्र प्लस उदय बराबर हो जाएगा हम लोग का चंद्रोदय। मतलब इसका संधि विच्छेद ये होगा चंद्र प्लस उदय। ठीक है। दूसरा दिया है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि यानी ये हो जाएगा हम लोग का इत्यादि। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तीसरा भवनम का सही संधि विच्छेद है। यानी भवनम का भी सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा भव प्लस नहीं, ये भो प्लस अनम, ये हो जाएगा भवनम। क्या हो जाएगा? भवनम। ठीक है। आगे ख जो दिया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जो आत्मना है इसमें हम लोग जो षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा जो ब दिया है षष्ठी विभक्ति और एक बहुवचन में आत्मना बनता है। ठीक है। दूसरा दिया नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। इसमें कौन सा विभक्ति होगा कौन सा वचन होगा ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसमें जो है ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति
एक वचन हो जाएगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए, यानी कि इसमें कौन सा इसमें सही अर्थ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जलद और जलज, जलद और जलज दिया गया है। तो देखिए जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल। तो देखिए बादल और कमल लिखा हुआ है, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा। जलद और जलज का मतलब होता है बादल और कमल होता है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, पलटेंगे पन्ना तो यहाँ मिलेगा आपको अवलंब अविलंब। तो अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, बिना विलंब किए हुए शीघ्र। तो इसका हो जाएगा सहारा और शीघ्र, इसका हो जाएगा सहारा और शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, जो ख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, यानी किसी एक का ही दो अर्थ लिखना है। ठीक है, अक्षत, तो अक्षत का मतलब होता है संपूर्ण या चावल का दाना, दो हो जाएगा संपूर्ण या चावल का दाना। किसी का लिखना है, बता दे रहे हैं कर, कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स जो देते हैं लोग, टैक्स भी हो जाएगा और हाथ भी हो जाएगा कर का। तीसरा दिया द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी होता है और ब्राह्मण होता है। तो तीनों में से किसी एक का ही लिखना है, दो जो है इसका अर्थ लिखना है। जो ग दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के सही एक सही शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसको हम लोग एक वर्ड में लिखना है। किए गए उपकार को न मानने वाला और अपरोपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ, कृतघ्न, इन सब में से जो किए गए उपकार को न मानने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कृतघ्न। जो ये दिया है द, कृतघ्न को ही, जो किए गए काम उपकार को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या, घृणा के योग्य, घृणा के योग्य कौन होता है, घृणित, घृणास्पद, घृणी, निघृणी। तो जो घृणा के योग्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं घृणास्पद। क्या बोलते हैं, घृणास्पद, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा घृणास्पद। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है हमको। महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी, महादेव वर्मा विद्वान तो ठीक है, लेकिन कवित्री में ये नहीं रहता है, छोटी का मात्रा नहीं रहता है, तो इसका शुद्ध भाषा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा हम लोग, महादेव वर्मा विद्वान कवित्री थी। मैं भोजन कर लिया हूँ, ये गलत है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका सही शुद्ध होगा मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। चौथा लिखा है तुम मेरे से मत बोलो, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा हम लोग का तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। इसमें से दो को ही हमको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, एक नंबर के लिए मिलेगा। जो 12 दिया है, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण भी लिखिए। करुण रस, स्थायी भाव और ये हास्य रस का आपको जो है परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो यह याद करना पड़ेगा आपको। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में लिखना है। सोरठा और कुंडलिया छंद के बारे में लिखना है। और किसी बैंक के शाखा को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि अपने बैंक में आपको लिखना है ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए, जो आप एक दुकान खोल रहे हैं तो इसके बारे में आपको जो है लिखना है, पत्र लिखना है। अथवा करके दिया, इसको नहीं लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से किसी को आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा निबंध लिखने वाला, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी अपने जो है अनुरूप इसको जो है निबंध लिखना है। मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब में से किसी एक पे निबंध लिखने आपको 9 नंबर के लिए मिलेगा। ये हम लोग का जो है 2022 का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पे आपको जो है 2023 में इंटर में हिंदी का पेपर आने वाला है।